साथियों, आज का यह कार्यक्रम पड़ापेन गोंगा गोंडी धर्म साहित्य सम्मेलन के तौर पर रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यह कार्यक्रम हर जगह छोटे छोटे मंच लगाकर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यह समाज को एक बौद्धिक चेतना, बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, कई तरह के विकास के, समाज के जो रुके हुए विकास या समाज जो गर्त में जा रहा है, उस विकास को आगे गति देने के लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग दिन रात दिन लगातार मेहनत करके ऐसे मंच बनाकर और हमारे इस आदिवासी समाज को एक नई दिशा देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें बड़ी दुख होती है जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं और समाज के लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग पीड़ा उठाकर ऐसा मंच तैयार करता है। और जब हम देखते हैं कि सामने अभी कुछ देर पहले हमारे माताएं बहनों की काफी भीड़ थी, और जब समाज की वैचारिक बातें इस मंच के माध्यम से निकलती है, तब यहाँ से लोग उठ के जाते हैं। ये शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। मैं कृपया चाहूंगा कि आप जो मंच के आजू बाजू घूम रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बैठने की यथावोचित व्यवस्था की गई है। आप आके बैठे। हमारे मंच में एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ से बातें बताई जाएंगी, जिसको आप लेकर जाएंगे और अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले में बताएंगे, जिससे भविष्य के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जैसा कि दादाजी ने कहा था, पैसा, ये पैसा क्या है, कहां से आया है, किस लिए आया है, किसके लिए आया है, यह भी जानना जरूरी है। आप तो पैसा ब्लॉक के हैं, आपके पैसा ब्लॉक में कार्यक्रम हो रहा है। आप जब पैसा को जानते ही नहीं है तो पैसा का फायदा कैसे उठाएंगे आप लोग? अगर पैसा को नहीं जानते हैं तो सुनिए, यहाँ से बताया जाएगा आपके लिए कि पैसा क्या है, आपको पैसा को कैसे सुरक्षित रखना है, पैसा के दायरे क्या है, आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सरकार ने अपने हिसाब से जो ग्राम सभा तैयार करके चली गई है, अपने लोगों को एजेंट के रूप में बना के चली गई है, वो तो आपको और डुबा देगा। इसलिए आपको पैसा को बहुत बारीकी से भी समझना पड़ेगा, जो यहाँ से हमारे बुद्धिजीवी लोग समझाएंगे। आप जिन समाज के युवाओं को आप सोचते हैं कि वो समाज को एक बहुत ऊंची दिशा की ओर लेकर जाएंगे, आप ऐसे युवाओं से उम्मीद कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बेरोजगार हैं। और आज जब पैसा जैसे कोऑर्डिनेटर की भर्ती हुई तो ऐसे लोगों की हुई जो सरकार के चाटुकार हैं, जो सरकार के पीछे पीछे घूमते हैं। और हमारे बेरोजगार युवाओं जो उम्मीद कर रहे हैं, रात दिन पसीना घोट रहे हैं, रात दिन कापी पुस्तक एक कर दे रहे हैं, नींद पसीना हराम कर रहे हैं, वो बच्चों की आज नौकरी नहीं लग रही है। बिना पेपर दिए, बिना कंपटीशन के, बिना साक्षात्कार के भर्ती हो गई। और हमारे जो सयाने हैं, बुजुर्ग वर्ग, वो सरकार के मंच के सामने बैठकर तालियां गड़गड़ा रहे हैं। आप किस लिए गड़गड़ा रहे भाई? आपके बाल बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही है और आप तालियां बजा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। आप जैसे पापी फिर कोई नहीं होगा इस धरती में। आप अपने बाल बच्चों के भविष्य की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप अपने बाल बच्चों की भविष्य बनाने में कोई योगदान नहीं दे सकते, तो आप इस धरती में जीने लायक फिर और क्या बचे? बिरसा मुंडा की माँ पढ़ी लिखी थी नहीं थी, टंटा भील की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था जिसके माता और पिता समझदार और बुद्धिजीवी हों, पढ़ी लिखी माँ नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन इतना दिमाग था उनके पास कि उन्होंने ऐसे पुत्र को सामाजिक ज्ञान दिया, आर्थिक ज्ञान दिया। उन्होंने समाज के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी। 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में उन्हें ऐसे ही फांसी नहीं हुई थी। आज का 25 साल 26 साल का युवा समाज में कोई योगदान नहीं है, योगदान देना ही नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप लोग समाज
कि एकता बरकरार नहीं रखोगे, आपको ऐसे ही अकेले एक एक अधिकार आपके लुटते जाएंगे। दादा ने बताया कि एक एक आर्टिकल खत्म होते जा रहे हैं। संविधान के इतने संशोधन हुए, इतने टुकड़े, इतने धज्जियां उड़ाए गए, लेकिन आज तक इस समाज ने एक उंगली तक नहीं उठाया, न हमारे प्रतिनिधि उठाए कि आज हमारे संविधान में जो हमारे लिए आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो सुरक्षा कवच दिए गए हैं, उनको धीरे धीरे क्यों कमजोर किया जा रहा है। जैसे आप अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम कहते हैं, उसकी जब संशोधन हुई तो भारत में, इसी भारत में 1 जनवरी 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में रोडों पर जब यह समाज उतरा, गोलियां खाए कई लोग मरे। वो क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग था, उनकी अंदर सोच है कि समाज को बचाने की। मेरे उम्र के भी बहुत लड़के होंगे, लेकिन उनकी कोई युवा है, युवा खून है, उनके अंदर समझ है, लेकिन उनके अंदर अभी समझदारी नहीं है, या यूं कहें कि उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिला। साथियों, आज भारत देश के अंदर जो भी आदिवासी एरिया समस्याओं से जल रहा है, आज कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है, चाहे नेता हो या मंत्री हो, कोई भी आदिवासी मुद्दे पर बात करना नहीं चाह रहा है। बात इसलिए नहीं करना चाह रहा है क्योंकि अगर आप इस मुद्दे पर बात करेंगे तो आदिवासी समाज जागेगा, और आदिवासी समाज जब जागेगा तो अपने अधिकारों की बात करेगा, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आएगा, अपने अधिकारों के लिए संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा और अपनी आवाज बुलंद करेगा और अपनी समाज की हक अधिकार लाकर अपने समाज को प्रदान करेगा। क्या है, आप लोग समाज को इस तरह संगठित कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे बाल बच्चे अच्छे से रहें, अच्छी नौकरी करें। आपको पता होना चाहिए आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़े जंगल हैं, जहां पर कोयले निकलते हैं, जहां पर आयरन निकलता है, जहां पर मैंगनीज, बॉक्साइट, लोहा, 171 प्रकार के निकलते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, जहां जहां पर जंगल है। 11,000 लाख करोड़ का लगभग, मैंने ऐसा पढ़ा था कि 11,000 लाख करोड़ का संपदा आदिवासी क्षेत्रों में पड़ा हुआ है, जिसको सरकार ने धीरे धीरे कर निकाल कर उसको विदेशों में बेचा जा रहा है, जो आपके कोई काम नहीं आ रहा है। कालरी को आप देख लीजिए, आपके यहां से कोयला निकाल रहा है और क्या कर रहा है, वो आपके विकास के नाम पर क्या करता है, जो आपके जो एक दायरा होता है कि कालरी जो होता है उसके गांव के एक दायरा होता है कि यहाँ तक का वो विकास करेगा, यहाँ तक लोगों की सुरक्षा करेगा, यहाँ जीने की या फिर रोजगार मुहैया कराएगा, यहाँ के लोगों को पानी की व्यवस्था कराएगा। वो क्या करता है, एक टॉयलेट बाथरूम बनवा देता है या यात्री प्रतीक्षालय और अपना एक स्टिकर लगा देता है, या कालरी का है। ये कहाँ का विकास है भाई? अगर आप लोग इस चीज के लिए नहीं लड़े तो आज तो आदिवासी को वनवासी कहा जा रहा है, 10 साल बाद स्वर्गवासी कहा जाएगा और आपको यहाँ से विदाखा कर दिया जाएगा। आपको दादाजी ने जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया था, लेकिन वो कैसे होगा? अभी पेशा है ना, पेशा मतलब आप अगर नार व्यवस्था होता है जो गांव की व्यवस्था, अगर आप नार व्यवस्था जिसे गोंडी में नार कहते हैं गांव को, अगर आप नार व्यवस्था को नहीं जानते हैं तो आप पेशा को नहीं समझ सकते किसी भी हद तक। संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को अगर आप नहीं बचाएंगे तो ये पेशा किसी दिन समाप्त हो सकता है। आप इतना भूले नहीं कि हमारे यहाँ पेशा लागू हो गया, पेशा किसी दिन में समाप्त हो सकता है। अगर सर्वे बाद में सर्वे हुआ इसी पेशा क्षेत्रों का जब सर्वे हुआ पाया गया कि यहाँ की कोई आदिवासी ही नहीं है। आदिवासी होने का मतलब आदिवासी संस्कृति जीवित नहीं है, सभ्यता जीवित नहीं है, वहां के लोगों की भाषा अलग है, आर्यों की भाषा बोल रहे हैं, खत्म हो जाएगी, जाति प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र रद्द होने का कार्यक्रम आपके मानपुर में बहुत तेजी से चल रहा है। आपके अभी 132 ग्राम उठने वाले, 132 गांव प्रस्ताव पास हुआ है ना,
खसरा खतौनी में वो जाति प्रमाण पत्र में क्या मांगा जा रहा है? खसरा खतौनी 58-59। जब आप यहाँ से अपनी पुरखौती जमीन छोड़ के जाएंगे तो आपको पुरखौती जमीन वहां मिलेगा क्या 58-59 का? आपको सरकार अभी एक लॉलीपॉप और दे रहा है। क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत के सरपंच के अनुमोदन से आपका हम जाति प्रमाण पत्र बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसलिए कि ताकि आप जमीन छोड़ दो, बाद में वो क्या कहेगा 58-59 ले आइए, इसके बाद बनेगा आपका जाति प्रमाण पत्र। फिर आप कहां से आदिवासी रहेंगे भाई? आपकी संस्कृति और आपकी जमीन ही आपको बताता है कि आप आदिवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, वरना आपके पास कोई सबूत नहीं कि आप आदिवासी हैं। अगर आप आदिवासी हैं तो आदिवासियत को बचाइए, आदिवासियत के लिए लड़िए। आप इतने दिन तक ये संगठन वो संगठन आप भटकते रहे, लेकिन अब आदिवासियों की संगठन है। आदिवासी जब अपने हक अधिकारों की बात करने के लिए जब रोडों पे आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि हम भटक गए थे, हम भटक गए थे, अब हमें एक रास्ते पे आना है और हमें आदिवासी समाज का विकास करना है, आदिवासी को संगठित करना है, आदिवासी समाज को बचाना है। आज हम देख रहे हैं पूरे भारत में आदिवासियों के साथ जो समस्याएं हैं वो किसी समाज के साथ नहीं है। आदिवासियों को नक्सली के नाम पर मारा जा रहा है, उनके जमीनें छीन रहे हैं। आप संगठित होंगे भाई? नौकरी में आपके लिए जो आरक्षण दी गई है, गलत तरीके से भर्तियां हो रही हैं, आप लोग सो रहे हैं। जब तक आप जागेंगे नहीं अपने बच्चों के बाल भविष्य के लिए, आप बच्चों को दोष दे रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, घर से पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। भाई आपने जन्म दिया है तो बाल बच्चे के भविष्य बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। आप उनकी पदों की सुरक्षा करिए, आप रोड पे जाइए, बात करिए, अपने प्रतिनिधि लोगों को भेजिए, आप लेटर लिखिए कि आप आवाज उठाइए, ये गलत हो रहा है। और आप सोए हुए हम बहुत से ऐसे भर्ती देखे जहां पर आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, लेकिन आदिवासी समाज रोडों पे नहीं आया, सड़कों पे नहीं आया, संगठित नहीं हुआ। कारण क्या है आखिर? कब तक हम ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? एक दिन अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। आज हम बात करते हैं विश्व के आदिवासियों को इकट्ठा करने की, हम अभी तो अपने उमरिया जिले में संगठित नहीं हो पा रहे हैं। विश्व की कहां से बात हो रही है? हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। जब गोंडवाना की बात निकली है तो गोंडवाना की सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक इन चीजों को आपको लेके चलना होगा। हम आज देखते हैं कि जब बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे समाज का, जो सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको तो हम देख रहे हैं कि वो अपना कबीलियत समझ लिए कि हम अपनी कबीलियत के हिसाब से नौकरी पा रहे हैं। हम दावा करते हैं कास्ट का सर्टिफिकेट हटा दे और नौकरी करके दिखा तो हम समझ लेने की असली कबीलियत है तुम्हारे में। वो समाज का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। उनका संविधान में नौकरी लिखा नहीं हुआ है, समाज में संविधान में लिखा हुआ है कि समाज का प्रतिनिधित्व करना समाज की ओर से। जैसा कि यहाँ से एक सांसद चुन के हम संसद में इसलिए भेजते हैं कि सभी लोग संसद नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ से अपना एक आवाज भेजते हैं वहां तक कि हमारी बात करेगा। उसी प्रकार सरकारी क्षेत्रों में हम अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। जिसे आप नौकरी समझकर नौकरी कर रहे हैं वो आपकी कबीलियत नहीं है, वो इस समाज ने आपको नौकरी दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब समाज दिया दे, भूखा नंगा पड़ा समाज है, इसको अब आगे उठाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर समाज जिस दिन दावा कर दिया तो आपकी नौकरी चले जाएगी, मैं दावा करता हूं। अभी एक सर्वे हो जाएगा पूरे आदिवासी अंचलों में कि कितने आदिवासी हैं, अभी सारे के सारी नौकरी चल जाएगी एक बार। वो क्या है? जिस दिन अगर कोई अपील कर दिया कि आदिवासी नहीं है, नौकरी कर रहा है, वो लोकल समिति आया और आपकी जांच बैठा दिया, आप साबित नहीं कर पाओगे कि आदिवासी, आपकी नौकरी भी जाएगी, आपको जेल भी होगी।
वो ये जो दादाजी बैठे हैं ना, ये धोती पहन के जो बैठे हुए हैं, यही दादा हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं। और जो माता शक्तियां कचनी पहन के आती हैं, वो हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं। इसी वजह से आपको पैसा भी आया, संस्कृति से ही सब कुछ आया है हमारे अंदर। पैसा भी आया, नौकरी भी संस्कृति से मिली है। जो आरक्षण मिला वो संस्कृति से आया है। जो इस संस्कृति को मानता है, आदिवासी की संस्कृति, उसी को आरक्षण मिला है आदिवासियों का। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि आप आदिवासियत को ज्यादा से ज्यादा समझें और संगठनात्मक रूप आप अनुरोध करें समाज से, आप कि समाज अब एकता की ओर बढ़े। अगर ऐसे ऐसे अलग अलग रहेंगे, बिरसा मुंडा ने कहा था और टंटे भील ने भी कहा था, अगर अलग अलग रहेंगे तो कटेंगे, अलग अलग रहेंगे तो कटेंगे, अगर एकता में रहेंगे तो लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो जीतेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए आप सबके एक बार सादर सेवा जोहार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।